के बंगाल का हाल देखकर लोगों को 90 के दशक का कश्मीर याद आ रहा है। मन में ये प्रश्न उठता है कि जब स्थिति इतनी विकट है तो इसे मीडिया में वैसी कवरेज क्यों नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए। ट्रेन में सीट के झगड़े या किसी चोर की पिटाई पर महीनों तक कोहराम मचाने वाले चैनल और अखबार बंगाल में सरेआम हत्याओं और बलात्कार पर चुप क्यों हो गए। 90 के दशक में बंगाल की तरह ही कश्मीर भी जल रहा था। वहाँ हिंदुओं का नरसंहार चल रहा था। बिल्कुल वैसी ही स्थिति जैसी इन दिनों पश्चिम बंगाल में है। फिर एक दिन आया जब रातों रात लाखों लोगों को कश्मीर घाटी से खदेड़ दिया गया। तब भी मीडिया बिल्कुल वही कर रहा था जो आज कर रहा है। ये भारतीय मीडिया का चरित्र है जो आपको जानना चाहिए। 31 मार्च 1990 के इंडिया टुडे के अंक में ये लेख छपा था। इसकी हेडलाइन देखिए। हिंदी में इसका अर्थ है, कश्मीरी हिंदू सांप्रदायिक तनाव पैदा करने के लिए घाटी छोड़कर भाग रहे हैं। इस लेख में बताया गया था कि आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद ने कश्मीरी पंडितों के बीच एक उन्माद की स्थिति पैदा कर दी है। वो स्वयं ही अपने घर बार छोड़कर जा रहे हैं ताकि घाटी में अमन चैन के माहौल को खराब किया जा सके। इस लेख में कश्मीर की हिंसा के लिए आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद को जिम्मेदार बताया गया। इसके अनुसार वास्तव में कश्मीरी हिंदुओं नहीं बल्कि मुसलमानों का पलायन हो रहा है। कश्मीरी मुसलमान दिल्ली के बाजारों में शॉल और कालीन बेचने को मजबूर हैं। रिपोर्ट में हिंदुओं की हत्या को ये कहते हुए सही भी ठहराया गया कि जो लोग मारे गए हैं उनमें से अधिकांशतः पंडित हैं जो कि ऊंचे सरकारी पदों पर बैठे थे। इंडिया टुडे की रिपोर्ट को लिखने वाले पत्रकार थे पंकज पचौरी। वही पंकज पचौरी जो बाद में लंबे समय तक एनडीटीवी नाम के चैनल में रहे। संभवतः यही पत्रकारिता थी जिसके पुरस्कार स्वरूप उन्हें मनमोहन सिंह का मीडिया सलाहकार बनाया गया। इंडिया टुडे ही नहीं, उस दौर के अधिकांश पत्र पत्रिकाओं ने कश्मीर के हिंदू नरसंहार को आतंकवाद नहीं बल्कि अमीर और गरीब के बीच का संघर्ष बताया था। उस दौर में मीडिया आज की तरह विकसित नहीं था। एक आध चैनल थे और कुछ पत्र पत्रिकाएं। उनमें काम करने वाले अधिकांश पत्रकार वास्तव में कांग्रेस या वामपंथी दलों के वैचारिक कार्यकर्ता हुआ करते थे। अपनी भारत विरोधी पत्रकारिता के लिए बदनाम हो चुके एनडीटीवी ने भी हिंदुओं के पलायन पर कुछ समय बाद एक रिपोर्ट की थी। विवादित पत्रकार बरखा दत्त ने इसमें हिंदुओं के नरसंहार को सही ठहराते हुए जो कुछ कहा था वो स्वयं सुन लीजिए। Today, hapless victims, they were once the privileged elite of the valley. They may have been a minority, but at that time they had monopolized government jobs, plum postings and other such social benefits. In fact, the sharp economic disparity between the Pandits and the poor Muslim majority was one of the earliest reasons for popular discontent in the state. इंडिया टुडे और एनडीटीवी जैसे संस्थानों ने कश्मीर के अलगाववादी मुसलमानों को गरीब और बेचारा बताया और हिंदुओं को कट्टरपंथी और शोषक। हिंदुओं की हत्याओं के अधिकांश समाचार भारतीय मीडिया द्वारा या तो सेंसर कर दिए गए या फिर उन्हें आपराधिक घटना की तरह दिखाया गया। हर ऐसे मामले के बाद मीडिया में बैठे वामपंथी और जिहादी पत्रकार इसे अमीर गरीब का संघर्ष बताकर भारतीय जनमानस की आंखों में धूल झोंकते रहे। किसी ने ये पूछने का प्रयास नहीं किया कि अमीर गरीब के बीच अंतर तो भारत के कई और क्षेत्रों में भी है। फिर ये खून खराबा कश्मीर में ही क्यों हो रहा है। विश्व के इतिहास में किसी नरसंहार का मीडिया द्वारा ऐसा बचाव कहीं और देखने को नहीं मिलता है। जब कश्मीर जल रहा था तब केंद्र में राजीव गांधी की सरकार थी। हालांकि तब तक स्थिति कुछ हद तक नियंत्रित थी। वर्ष 1989 के दिसंबर महीने में वीपी सिंह की सरकार बनी। कश्मीर के नेता मुफ्ती मोहम्मद सईद को गृह मंत्री बनाया गया। सरकार के शपथ लेने के मात्र एक सप्ताह बाद यानी 8 दिसंबर को मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रूबिया सईद के अपहरण का नाटक रच दिया गया। बदले में वीपी सिंह सरकार ने 5 कश्मीरी आतंकवादियों को रिहा कर दिया। तब जाकर पहली बार पता चला कि कश्मीर में स्थिति इतनी खराब हो चुकी है। देश में हंगामा मच गया। जब दबाव बढ़ा तो वीपी सिंह ने 19 जनवरी 1990 को जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगा दिया। लेकिन केंद्र सरकार के इसी फैसले की कीमत सैकड़ों कश्मीरी हिंदुओं ने अपनी जान देकर और लाखों को विस्थापित होकर चुकानी पड़ी। 19 जनवरी 1990 की उसी रात को मस्जिदों से लाउडस्पीकर पर घोषणा की गई और लाखों काफिरों को रातों रात उनके पूर्वजों की धरती को छोड़ने को विवश कर दिया गया।
तब जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री थे और अब बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। फारूक अब्दुल्ला के लिए वो राष्ट्रपति शासन का बदला लेने का मौका था। 3 और 4 मई को बंगाल में हिंदुओं के साथ जो हुआ वो भी ममता बनर्जी का बदला ही था। अब कल्पना कीजिए कि क्या होता अगर वीपी सिंह की तरह ही नरेंद्र मोदी सरकार ने भी दबाव में आकर राष्ट्रपति शासन लगा दिया होता। बंगाल की वास्तविक स्थिति क्या है, इसका अंदाजा केंद्र सरकार को अच्छी तरह है। अभी कश्मीर ही देश का नासूर बना हुआ है। एक बंगाल और तैयार हो चुका होता। यदि आप सोचते हैं कि बंगाल की लड़ाई इतनी आसान है तो आप गलती कर रहे हैं। याद रखिए, नरेंद्र मोदी के पास सिर्फ जनता का समर्थन है। न्यायपालिका, कार्यपालिका और मीडिया आज भी कांग्रेस का है। बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया गया होता तो सुप्रीम कोर्ट के जज अपना काम करने को तैयार बैठे थे। बाकी काम मीडिया करता। पूरे विश्व में ये फैला दिया जाता कि भारत में नरेंद्र मोदी नाम के तानाशाह ने एक चुनी हुई सरकार को शपथ लेने से पहले ही अपदस्थ कर दिया। इन सब के बीच ममता बनर्जी की जिहादी ब्रिगेड बंगाल के हिंदुओं पर कहर ढा रही होती। अभी 20 से 25 लोग ही मारे गए हैं और 1000-2000 लोगों ने पलायन किया, तब ये संख्या हजारों लाखों में होती। इधर दिल्ली के अखबार और चैनल फैक्ट चेक करके हिंदुओं पर अत्याचार और पलायन की तस्वीरों को फर्जी साबित कर रहे होते। भारत में 70 साल में कांग्रेस ने जो हिंदू विरोधी व्यवस्था विकसित की है, ममता बनर्जी जैसे लोग उसके औजार मात्र हैं। ये लड़ाई उससे कहीं अधिक बड़ी है। 19 जनवरी 1990 को अपने घरों से खदेड़े गए कश्मीरी हिंदुओं ने कभी कल्पना नहीं की होगी कि एक दिन धारा 370 हटेगी और उनके घर लौटने की उम्मीद पैदा होगी। लेकिन वो असंभव भी आज संभव हो चुका है। बंगाल की लड़ाई में भी उम्मीद मत छोड़िए। सभ्यता की लड़ाइयों में आक्रोश से अधिक ठंडे दिमाग और धैर्य की आवश्यकता होती है। बंगाल पर दृष्टि बनाए रखिए। स्वामी विवेकानंद और अरविंद घोष की धरती को बचाना किसी प्रधानमंत्री या किसी सरकार का ही नहीं, आपका भी दायित्व है।